नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त समीर। आप सबका स्वागत करता हूं अल्फा म्यूचुअल वेल्थ की तरफ से। हर बार की तरह तीसरा एपिसोड मैं लास्ट वीक ब्रॉडकास्ट नहीं कर पाया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हर जगह भी वायरल चल रहा है, तो उसके कारण मैं उस कारणवश मैं आ नहीं पाया। तो अभी आज मैं आपके सामने तीसरा एपिसोड लेके आया हूं। आप सबका स्वागत है इन्वेस्टर मित्र सीरीज में। आज का टॉपिक है डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर। ये कंफ्यूजन काफी लोगों में होता है कि म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट इन्वेस्ट करें कि रेगुलर इन्वेस्ट करें। बहुत लोग जो नए नए एंट्री करते हैं वो प्रेफर करते हैं कि डायरेक्ट अच्छा है, वो चेक करते हैं एनएवी अच्छी आ रही है तो डायरेक्ट इन्वेस्ट करना प्रेफर रहेगा। बहुत लोग एक साल के एनएवी के बेसिस पे, एक साल के रिटर्न्स के बेसिस पे डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चालू करते हैं। और काफ़ी सारे लोग कई सालों से रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं थ्रू एडवाइजर, बाय टेकिंग प्रॉपर एडवाइस। तो ये कन्फ्यूजन सभी को रहता है कि डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चाहिए कि रेगुलर इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बेनिफिट बताना चाहूँगा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के। तो सबसे पहले डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में लोअर कॉस्ट रहती है, जिसमें आपको फीस जो रहती है वो कम से कम आती है। तो जैसे लोअर एक्सपेंसेस रेशो जो होता है या मैनेजमेंट फीस होती है, ये काफ़ी कम होती है। एंड देर इज़ नो इंटरमीडिएटरी फीस। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट है जो काफ़ी लोअर होती है इसमें। डिस्ट्रीब्यूशन फीस कोई रहती नहीं है इसमें। तो कुछ डायरेक्ट फंड्स काफ़ी अच्छे होते हैं। इसमें ग्रेटर कंट्रोल, अभी ग्रेटर कंट्रोल का मतलब सेल्फ डायरेक्टेड है। इसमें आपको खुद की स्टडी करके आपको डिसाइड करना होता है कि कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। जनरली लोग क्या गलती करते हैं कि एक साल के रिटर्न देख के इन्वेस्ट करते हैं कि कोई फंड अगर एक साल में बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं तो उसमें इन्वेस्ट करेंगे, विदाउट लुकिंग एट प्रॉपर और विदाउट एनालाइजिंग प्रॉपर यू नो फंड और प्रॉपर एएमसी। ट्रांसपेरेंसी, इसमें ट्रांसपेरेंसी काफ़ी रहती है क्योंकि आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको पता रहता है कि कैसा परफॉर्मेंस आ रहा है। यू कैन मॉनिटर ऑन योर ओन। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि जब आपका पोर्टफोलियो बढ़ते जाता है तो स्लोली स्लोली आपको ये डिफिकल्ट होते जाता है कि कौन से फंड में इन्वेस्टेड रहना है, कहाँ पे क्या स्टेप्स लेनी है, बिकॉज देयर आर एन नंबर ऑफ फंड्स। मैंने जैसे बताया लास्ट मेरे फर्स्ट वीडियो में, एपिसोड में मैंने बताया कि देयर आर मोर देन 1500 स्कीम्स, प्लान्स है, और देयर आर मोर देन अबाउट 45 एएमसीज। तो ये कंफ्यूजन हमेशा रहता है जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो ग्रो होता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आजकल काफ़ी सारे अवेलेबल हैं जिसमें आप, आपके लिए कन्वीनियंट हो जाता है टू मॉनिटर योर पोर्टफोलियो, स्विचिंग फंड्स एंड रिडम्पशन वेन एवर पॉसिबल। लेकिन इसमें एक कैच भी है। जब आपके पास इजीली कोई चीज़ अवेलेबल होती है तो बहुत बार मिसयूज होता है। मिसयूज इन द सेंस, आप ये नहीं सोचते कि, आपको लगता है कि चलो मैंने डायरेक्ट इन्वेस्ट किया है, मुझे अभी पैसे की ज़रूरत है, इमीडिएटली आप निकाल लेते हैं उसको। तो अल्टीमेटली क्या होता है, आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो है, आप अगर एक एम लेके चल रहे हैं कि आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना है और बीच बीच में आप पैसे निकालते हैं क्योंकि आपका कंट्रोल, आपका रिडेम्पशन का कंट्रोल आपके साथ ही होता है जनरली। तो आप निकालते जाते हैं क्योंकि आपको दिखते रहता है वो चीज़। ये जनरल एक साइकोलॉजी है। तो इसमें काफ़ी सारा डायरेक्ट परचेसेस भी अवेलेबल है, आप डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। तो ये एडवांटेजेस है, फ्लेक्सिबिलिटी, यस। आप खुद का पोर्टफोलियो कस्टमाइज कर सकते हैं आपको अकॉर्डिंग टू योर टाइम होराइजन, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू योर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। ये सारा आप देख के कर सकते हैं। कुछ कुछ फंड्स में लॉक इन होता है, जैसे ईएलएसएस हो गया, चाइल्ड फंड हो गया, या बाकी इसमें, लेकिन इसमें नो लॉक इन। वैसे हालांकि आजकल लॉक इन एज सच नहीं होते हैं, सिर्फ ईएलएसएस और इसका ही होता है, बट स्टिल वो एक बेनिफिट है। लर्निंग अपॉर्चुनिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वेयर यू कैन स्टार्ट, बट ये एक्सपीरियंस के साथ आता है कि आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी इसमें बढ़ जाती है। आप समझना शुरू करते हैं कि
फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होता है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज क्या होता है, इकोनॉमिक ट्रेंड्स क्या होती है, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। पर्सनल ग्रोथ भी ऑब्वियसली, एज यू मोर become more knowledgeable, you may feel more confident and empowered in making your own financial decisions. Yes, this is very important point which I'm making in terms of direct funds suitability for experienced investors. What I mean to say is, when you say experienced investor, तो experienced investor में क्या होता है कि आप का कॉन्फिडेंस, आपका एक्सपीरियंस ये बढ़ते जाता है व्हेन यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑन योर ओन। लेकिन उसके लिए आपको सॉलिड अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है मार्केट की, म्यूचुअल फंड्स की। और कभी-कभी आपका एक्सपीरियंस और आपका कॉन्फिडेंस देख के आपको कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच लेना भी आसान हो जाता है, लेकिन इट टोटली डिपेंड्स ऑन द टाइम यू स्पेंड इन द मार्केट and how you leverage your knowledge to make well informed choices, you know, without the need for an advisor. तो ये एक चीज होती है। अभी मैं बताना चाहूंगा कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ गोइंग रेगुलर। ये काफी पॉपुलर है, शुरू से चलते आ रहा है और काफी लोगों ने इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ पाई है। तो हालांकि इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स थ्रू एडवाइजर इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली कैन ऑफर सेवरल एडवांटेजेस, स्पेशली फॉर दोज हु मे नॉट हैव टाइम। सबसे पहले जिनके पास टाइम है उन्होंने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए। दूसरा, एक्सपर्टाइज नहीं है तो आपने नहीं जाना चाहिए। तीसरा, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आप मैनेज नहीं कर सकते तो आप मत जाइए। रेगुलर इन्वेस्टमेंट के काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे कि पर्सनलाइज गाइडेंस एंड एक्सपर्टाइज। अभी पर्सनलाइज गाइडेंस, टेलर्ड एडवाइस में आपका पर्सोना, आपका पर्सनालिटी, आपके ऑब्जेक्टिव्स, प्रायोरिटीज, आपका टाइम होराइजन, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, रिस्क एपेटाइट, ये सारा चेक करके आपको टेलर्ड एडवाइस मिलता है। तो जैसे मैंने मेरे पहले एपिसोड में बताया था कि हर एक का पर्सोना के हिसाब से हम लोग एनालाइज करते हैं एंड वी एडवाइस अकॉर्डिंग टू देयर पर्सोना। तो जैसे मैंने बताया कि अगर किसी बच्चे के एजुकेशन के लिए आपको प्लानिंग करना है तो आपको टाइम होराइजन कितना रखना पड़ेगा। अगर कोई रिटायर्ड हो चुका है, उनको आगे की लाइफ के लिए अगर करना है तो उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अलग रहेगी, तो उनको क्या एडवाइस करना है। तो अकॉर्डिंगली वी एक्सपर्टाइज। जो एडवाइजर्स होते हैं वो मार्केट में काम करते हैं, उनको पता रहता है कि इन डेप्थ नॉलेज होता है मार्केट के बारे में, एंड दे कैन इजीली हेल्प यू टू नेविगेट द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्सपर्टाइज के साथ आता है कि उनको मार्केट का अपडेटेड नॉलेज होता है, मार्केट ट्रेंड्स का, जो जो चेंजेस आ रहे हैं। और जो डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं उनको वो नॉलेज नहीं होता है, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। देन कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान। अभी होलिस्टिक अप्रोच का मीनिंग क्या होता है कि एडवाइजर्स जो होते हैं वो एंटायर फाइनेंशियल सिचुएशन को एनालिसिस करते हैं, जिसमें काफ़ी सारे अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग है, टैक्स स्ट्रेटजीज है, स्टेट प्लानिंग है, और काफ़ी सारे हैं। देन दे कैन इंटीग्रेट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इनटू अ ब्रॉडर फाइनेंशियल प्लान। तो ये होलिस्टिक अप्रोच जो है वो एक एडवाइजर ही आपको दे सकता है, वो आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में आप नहीं ले सकते। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, कभी भी आपको कोई भी एडवाइजर ये नहीं बोलेगा कि आप इमीडिएट रिडम्पशन करो। उसके पीछे लॉजिक ये होता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो भी चाहता है कि वो बढ़े। इट्स अ विन विन सिचुएशन। कोई एडवाइजर ये नहीं बोलेगा कि आपने एक साल में आ, पैसे भर दिए, अभी निकाल लो। दे विल ऑलवेज हैव लॉन्ग टर्म स्टडी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही ज़्यादा बेनिफिट है। शॉर्ट टर्म में क्या होते हैं, इम्पल्सिव डिसीजंस लिए जाते हैं मार्केट को फ्लक्चुएशन, मार्केट का फ्लक्चुएशन देख के। और जनरली मार्केट एक इमोशन पे चलता है, जैसे ग्रीड हो गया, फियर हो गया, इसमें हम लोग अपने डिसीजन
गलत ले सकते हैं। इसमें एडवाइजर मदद करता है टू बिल्ड योर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल नॉलेज, जैसे मैंने बताया कि इनका फंड सिलेक्शन में काफ़ी अच्छा एक्सपर्टाइज होता है, तो वो आपको बता सकते हैं कि कौन सा फंड आपके लिए अच्छा रहेगा, जो कि डायरेक्ट इन्वेस्टर को नहीं मिलता है। दे कैन ऑल्सो प्रोवाइड इंसाइट इनटू फंड परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट स्टाइल एंड हिस्टोरिक डेटा। अभी ये भी काफ़ी चीज इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि फंड परफॉर्मेंस कैसा है ओवर मेनी ईयर्स, लाइक 3 ईयर्स, 5 ईयर्स। उनका मैनेजमेंट स्टाइल कैसे काम करता है, ये सिर्फ आपको एडवाइजर ही बता पाएगा, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं होता है ये स्टडी करने के लिए। देन रिसर्च एंड एनालिसिस, advisors often have access to advanced research tools and proprietary information uh, uh, which which can be helpful in making more informed investment decisions, जो आपको एक एडवाइजर ही देता है। देन कन्वीनियंस एंड टाइम सेविंग, इसमें क्या होता है कि आप, जैसे मैंने बताया कि आप लार्जर पोर्टफोलियोज जब आपका बनता है, तो आपको डे टू डे ये मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट जाता है। जैसे रीबैलेंस करना है आपका पोर्टफोलियो। अभी आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मेरा एक कस्टमर है जिनका पोर्टफोलियो करीब करीब 21 म्यूचुअल फंड्स की अलग अलग एस आई पीज निकाली थी। तो उनका जो पोर्टफोलियो था काफ़ी इम्बैलेंस्ड था, और काफ़ी जो नेगेटिव रिटर्न्स कुछ फंड्स में, डायरेक्ट फंड्स में आ रहे थे। तो उनको बैलेंस करके बताना कि कौन से ऐसे फंड्स है जो आपके इन्वेस्टमेंट को नीचे खींच रहे हैं, वो देखना, ये सारी चीज़ें इसमें आता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में। री इन्वेस्टिंग डिविडेंड्स, बहुत बार डिविडेंड्स मिलते हैं, तो उसको री इन्वेस्ट करना इंस्टेड ऑफ यूटिलाइजिंग इट। Simplified process. Advisors take care of all the paperwork, so, regulatory compliance, and other administrative tasks, saving your time and efforts. Risk management. Advisors help you to diversify your risk investment across different asset classes, sectors, and geographic, reducing overall risk. Risk assessment, वो time to time risk assessment भी करते हैं। They regularly assess the risk level of your portfolio, make adjustments to align with your changing risk tolerance or life circumstances. Behavioral coaching, ये काफ़ी ज़रूरी होता है। जनरली डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में ये चीज़ नहीं होती। तो इमोशनल डिसिप्लिन जो है, एडवाइजर आपको एक इमोशनली डिसिप्लिन करता है मार्केट की वोलेटिलिटी देख के कि आपको कब इन्वेस्ट करना है। जैसे मार्केट बहुत डाउन है, तो वो आपको बताएगा कि अभी आप कर सकते हैं, अच्छी बाइंग पोजीशन हो रही है, सो यू कैन बाय मोर if the market has fallen, to take the benefit of rupee cost averaging and to take the benefit of correction. They provide guidance during market downturns, preventing panic selling and other detrimental behaviors. अभी recently जो fall हुआ था due to various reason, यूएस का कुछ इशू हुआ था, देन जापान ने इंटरेस्ट रेट चार्ज करना चालू किया था, तो उसके कारण मार्केट काफ़ी ऑलमोस्ट लाइक 75,000 तक सेंसेक्स गिरा था। अभी वापस 81,000 पे चला गया। तो क्या होता है कि इस समय, ऐसे समय में ये चीज़ गाइडेंस के थ्रू ही आती है, जो एडवाइजर ही दे सकता है। आपको मार्केट नहीं गाइड करेगा। ऐसे समय में बहुत लोग पैनिक सेलिंग कर देते हैं, लेकिन जिन लोगों ने पैनिक सेलिंग की है 75,000 के लेवल पे, दे आर इन लॉस नाउ। बट जो जिन्होंने पेशेंस रख के कंटिन्यू किया है, दे आर हैप्पी नाउ। So this is very important. Regular reviews. They conduct regular portfolio reviews, ensuring that the investment remain aligned with your goals, and that any necessary changes are made proactively. जैसे मैं मेरे एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मेरे इन्वेस्टर्स, जब यूक्रेन रशिया का वॉर शुरू हुआ था, फेब्रुवरी आई थिंक, तो मार्केट हैज़ मतलब जो टाटा डिजिटल फंड जो जिसमें मैंने इन्वेस्ट कराए थे, वो काफ़ी ये हो गया था, लाइक इट वाज फ्लैट, कुछ भी मूवमेंट नहीं थी उसमें। सो
मैंने वो रेड फ्लैग एनालिसिस उसका एनालिसिस करके मैंने सारे इन्वेस्टर्स को बताया कि यू कैन shift your money into liquid and then start STP using the same corpus to small cap fund जिसका बेनिफिट काफी हद तक बहुत अच्छा मिला है मेरे इन्वेस्टर्स को और जिनका पोर्टफोलियो एक लेवल तक साल भर में कोई ये नहीं था उनको करीब करीब 3 महीने में ही बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले हैं तो ये डिसीजन लेना एडवाइजर के ही हाथ में होता है एक्सेस टू एडिशनल सर्विसेज जैसे टैक्स प्लानिंग करा देते हैं आपको टाइम टू टाइम जैसे मैंने पहले भी बताया है पहले एपिसोड्स में कि ईएलएसएस ऐसा इक्विपमेंट है इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप बेस्ट टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं सबसे अच्छा रिटर्न्स आपको ईएलएसएस के ही थ्रू मिलेंगे देन एडिशनल सर्विसेज लाइक रिटायरमेंट प्लानिंग ये भी काफ़ी ज़रूरी है दे असिस्ट इन क्रिएटिंग अ रिटायरमेंट प्लान helping to determine how much you need to save and the best vehicles to achieve your goals क्योंकि क्या होता है हम लोग इन्फ्लेशन को देखते नहीं है अगर मैं 20 साल बाद रिटायर होने वाला हूँ तो मुझे एक इन्फ्लेशन का पॉइंट ध्यान में रख के और वह उस समय के लगने वाले खर्चे ध्यान में रख के मुझे प्लानिंग करनी चाहिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हालांकि फीस लगती है एडवाइजर्स को लेकिन जो वैल्यू मिलती है while investing through an advisor may involve higher fees जैसे बताया मैंने compared to direct investment the value of the advice peace of mind and potential for better returns may outweigh the cost for many investors इसीलिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रेगुलर फंड्स में होता है थ्रू एडवाइजर इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स क्योंकि बहुत लोगों को इसके बेनिफिट्स अभी पता चले देन अकाउंटेबिलिटी एंड पीस ऑफ माइंड जैसे मैंने बताया कि अकाउंटेबिलिटी एंड पीस ऑफ माइंड ये सबसे ज़रूरी चीज़ है व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बना हुआ रहता है एंड आप आपको खुद रेगुलर मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बिकॉज ऑन बिहाफ ऑफ यू योर एडवाइजर्स आर कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग योर पोर्टफोलियो ensuring it adapts to market changes and personal circumstances. Accountability having an advisor provides a level of accountability that can lead to more disciplined and successful investing. तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स टू एडवाइजर्स इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली कैन ऑफर सेवरल एडवांटेजेस जैसे मैंने आपको बताया कि क्या क्या एडवांटेजेस है इसमें जैसे टेलर्ड एडवाइस एक्सपर्टाइज होलिस्टिक अप्रोच लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी फंड सिलेक्शन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट उसके बाद में इमोशनल डिसिप्लिन रेगुलर रिव्यूज एडिशनल सर्विसेज लाइक टैक्स प्लानिंग retirement planning and so on so forth especially in a regular investment especially good for those who may not have the time expertise or confidence to manage their investment on their own and investing through an advisor can be beneficial for those who prefer professional guidance a personalized approach and hands-off experience experience is the key here if you have experience of investing you should go for अभी इसमें बहुत बार क्या होता है कि there are many schemes where expense ratios are very low like ETFs you can directly invest in ETFs instead of you know uh, any equity fund if you know large mid cap or small cap so you can directly invest in ETFs because these have very low expense ratio and you know काफी अच्छे होते हैं वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उसमें कॉस्ट इफेक्टिव बेनिफिट आपको मिलता है बट द एडेड वैल्यू ऑफ एक्सपर्टाइज रिस्क मैनेजमेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग वो एडवाइजर के थ्रू आता है with just with very little additional cost so this is what uh, the conclusion is all about so conclusion यही है कि आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा प्रेफर करना बिकॉज यू डोंट नीड टू मॉनिटर ऑल द टाइम आपको एक्सपर्ट एडवाइस मिल
Again, I'm resharing this slide. आपको ऑब्जेक्टिव प्लानिंग आपका अगर नहीं हुआ है, so you can scan this code. एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है, न्यू कस्टमर्स है, उनको सर्विस रिक्वेस्ट करनी है, यू कैन स्कैन दिस कोड. दीज आर लिंक टू these are linked to Google Forms, which if you scan these code, you will redirect it to Google Forms. You can fill these forms, and the request will directly come to us, and then we can schedule a call with you, online, virtual, or if you want on site, we can come to your place and we can discuss further. So thank you so much for this episode, watching this episode. See you in the next episode. Thank you so much.